नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के मौके पर फर्स्ट टाइम वोटर्स को वर्चुअली संबोधित किया है और मोदी ने युवाओं से कहा है कि आपको अगले 25 साल में अपना और देश का भविष्य तय करना है। स्थानीय, जिले, राज्य और केंद्र स्तर पर होने वाले चुनाव में आपकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। और पीएम ने कहा कि जिस तरह 1947 में 25 साल पहले युवाओं पर देश को आजाद करने की जिम्मेदारी थी, उसी तरह 2047 तक यानी कि अगले 25 सालों में आप पर भारत देश को विकसित देश बनाने की जिम्मेदारी है। आज के भारत में आपका नाम सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर है और आप ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी रखी गई है। यानी कि युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग महत्व देते हैं और उनका मानना है कि युवा ही देश को विकसित करते हैं और युवाओं के ऊपर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस नजर आ रहा है। और मोदी ने यह भी कहा है कि आपका एक वोट भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। यानी कि मोदी युवाओं को लेकर काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांति को एक और ऊर्जा देगा। युवाओं को प्रोत्साहन दिया और मोदी ने बहुत सी बातें युवाओं को लेकर कही। तो चलिए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा है। आपका काम समाज को वोट के लिए जागरूक करने का भी है। इस बार आपको लेटेस्ट वोट के साथ साथ लेटेस्ट मेक देम वोट पर भी काम करना है। कोशिश करिए कोई भी ऐसा वोटर ना हो जो चुनाव में छूट जाए। साथियों, युवा भारत की अमृत पीढ़ी के सामने तरक्की के जितने अवसर है उतने पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। युवाओं को प्रोत्साहित करते नजर आए। युवाओं को कहा कि आपका एक वोट बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे भारत देश की जो व्यवस्था है और कह सकते हैं भारत देश विकसित होगा तो युवाओं की वजह से होगा। युवाओं को सही राह पर रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम जी हैं और बीजेपी प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता लखपत बुटोला जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी दिनेश निगम जी आपके पास। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं पर आज फोकस किया, युवा वोटर्स को लेकर उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमेशा से युवाओं को लेकर बहुत ही सवाल खड़े होते रहते हैं। चाहे हम बेरोजगारी की सबसे पहले हम बात करें, अगर बेरोजगारी थी, आपने देखा होगा विपक्ष भी कई बार निशाना साधते हुए नजर आता है कि आखिर बेरोजगारी है और अगर प्रधानमंत्री युवाओं की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी सबसे पहले खत्म करें। वोट तो युवा देगा, लेकिन बेरोजगारी पे किस तरह राजनीतिक पार्टियां काम करें। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि युवा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन युवाओं पर क्या आपको लगता है कि भारत देश में जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए युवाओं के ऊपर, उस तरह ध्यान दिया जा रहा है? नहीं, देखिए क्या है कि इसमें कोई दो रानी कि इसको इस बात से नकारा तो नहीं जा सकता है कि युवा ही देश की नई शक्ति है, नई ऊर्जा है और देश को आगे बढ़ाने में वह देश का नेतृत्व आगे जाकर के उन्हीं के कंधों पे रहेगा, है ना। तो उनका आह्वान करना प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व सराहनीय है कि उन्होंने इस तरह से युवाओं से आह्वान किया कि आने वाले 25 साल में अपने को देश को कहां से कहां ले जाना है, उसके लिए अभी से आप जो है तत्पर हो जाएं और अभी से आप प्रयास करना शुरू करें। और उन्होंने जो उदाहरण भी दिया देश की आजादी में उनके युवा योगदान का, तो ये सब कल्पना वाली बातें नहीं, ये हकीकत बातें हैं। रहा सवाल ये कि आपका जो दूसरा सवाल है कि युवाओं में जो उनको आज की डेट में डिमांड है या युवाओं की जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उससे निश्चित रूप से देश के जो बेरोजगार युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके और बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके सामने नौकरी का एक बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो गई है और उससे वो निश्चित रूप से कई निराश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं। आप देखिए, अगर अपन आंकड़ा लगाएं, माफ करिए, देखें अगर, तो आप देखिए कि ऐसा कोई दिन नहीं रहता जो जिस दिन 2-4 न्यूज या
चार समाचार अपने को ये नहीं मिले कि फला युवा ने फांसी लगा ली, फला छात्रा ने आत्महत्या कर ली, इसने, मैंने ज्यादातर आप देखिए कि ये जो घटनाएं हो रही हैं वो 19 से लेकर के और 35, 36 और 40 साल के बीच में ही जो युवा और छात्राएं हैं उनके साथ मैंने वो फांसी लगा रही हैं, अपना कोई आत्महत्या कर रही। आखिर क्यों? कोई ना कोई समस्या, माने उनके सामने बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। माँ बाप ने पढ़ा लिखा के किसी तरह उनको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि जाओ नौकरी करो। तो सवाल ये है कि ये इसमें निश्चित रूप से मैंने उनकी समस्या है युवाओं की, और उनको उनका चिंतन भी अपनी जगह जायज है। लेकिन सवाल ये है, अब जब जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है तो प्रधानमंत्री जी को जो अपेक्षा है वो निश्चित रूप से सराहनीय इसलिए है कि वो कंधे युवाओं के कंधे पे देश का भार डालना चाहते हैं। पर एक अगर अपन एक पहलू ये है, दूसरा पहलू अगर अपन देखें तो आप देखिए कि 2014 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा में, उसमें 21% युवाओं ने एक तरफा एक दल को वोट दिया था। ऊर्जा थी उनमें, एक उत्साह था, एक लगन थी, एक माने ऊर्जा थी कि नहीं ये गवर्नमेंट से हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमको इस्टेब्लिश करेंगे, हमारे लिए कोई ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे हमारी बेरोजगारी दूर होगी, ठीक है ना। लेकिन 2019 में वही युवा थोड़ा डाइवर्ट हुए, उनके परसेंटेज घटे। अब जब चूंकि मैंने एक चुनाव और प्रस्तावित है 2024 में, अभी मई में है ना, अप्रैल मई में, तो इसको इस नजरिए से भी अगर अपन देखें कि मैंने प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा ये भी है कि मैं युवाओं को उत्साहित करके कि नहीं, हमको जिस तरह से 2014 में समर्थन मिला उसी तरह हमको 2024 में भी समर्थन मिले। तो हो सकता है इसके कारण, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने इसी दृष्टिकोण से ऐसा भाषण दिया है। मेरा अपनी कल्पना ये है, मेरी अपनी जो 42 साल की पत्रकारिता है उसका जो अनुभव बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी एक लिंक से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो है ही है वो, है ना। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके ऊपर एक बहुत बड़ी पार्टी का दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है ना। तो उस जिम्मेदारी के तहत अगर उन्होंने इस तरह से इशारा किया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में पहले भी युवाओं का योगदान था, आज भी है और कल भी रहेगा। और ये हर दल के नेता एक बात बोलते हैं कि युवाओं पे देश की जिम्मेदारी है, युवाओं पे देश की जिम्मेदारी है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उन्हीं युवाओं को भूल जाते हैं। बिल्कुल, और ये बात भी सच है कि भारत में युवा सबसे ज्यादा है और इसलिए युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर देश का अगर विकास हो रहा है तो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है, नहीं हो रहा है तो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी खड़ी होती नजर आ रही है। लखपत जी, मैं आपके पास आऊंगी। आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ युवाओं को लेकर, उन्होंने प्रेरित किया, युवा वोटर जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं उनको लेकर उन्होंने बात कही, उनको भी प्रोत्साहन दिया कि आपका एक वोट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बात कही कि भारत देश की मतलब पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो भारत अच्छी विकास की ओर बढ़ रहा है और आपका एक वोट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि युवाओं को संबोधित किया और प्रधानमंत्री जी ने गुजारिश की है कि भाई वोट देना चाहिए। लेकिन मैं दो बातें आपसे कह सकता हूँ कि एक तो प्रधानमंत्री जी की बड़ी दिक्कत है कि वो लोगों के किए हुए कार्यों का श्रेय खुद लेते हैं और काम करने की जब नौबत आती तो जिम्मेदारी दूसरों पे दे देते हैं। 2014 में भाजपा का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्हें कहा था 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। उन्होंने ये बात कही थी उस समय की। आज वो युवा जो 18-20 था वो 28-30 साल को पार कर चुका है, लेकिन रोजगार की बेरोजगारी दर जो 2014 में लगभग 4.5% थी वो बढ़कर के 13.5-14% है इस समय। विश्व गुरु बनने की बातें कही जा रही, 2045 से लेकर 2050 के सपने दिखाए जा रहे हैं और गंदगी कमियां 1950 की दिखाई जा रही है। लेकिन 2014 के बाद सरकार ने क्या किया, इस पर सरकार कुछ नहीं कहती। कितने उन्होंने रोजगार दिए, उन्हें इतना बड़ा बहुमत मिला है, बेरोजगारी दर क्यों बढ़ी है, इस पे वो जवाब नहीं देंगे। विश्व गुरु बनने की बात कही जाती है, हम पे 1.5 लाख करोड़ का देश के अंदर कर्जा हो गया, जीडीपी से ज्यादा देश में कर्जा हो गया। रुपए के मुकाबले डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपए पे चले गया। आज 100 इंडेक्स में हम 105वें नंबर पे आ गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब 1998-99 की बात है, हिंदुस्तान
विश्व में 45वें नंबर पे था, वो 10वें नंबर पे, उसको 5वें नंबर पे लेके बहुत ढिंडोरा पीटते हैं। लेकिन जो हमारे रुपए की स्थिति है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं 2020 में सिंगापुर गया। सिंगापुरियन डॉलर हिंदुस्तान के हिसाब से 43 रुपया डॉलर था। 2022 में जाने का मौका मिला तो पता चला वो 66 रुपया हो गया। तो एक चीज, जब हम मजबूत हो रहे तो ये रुपया इतना गिर क्यों रहा? ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं जिस देश का राजा कमजोर होता है वहां का रुपया गिरता, पतला वहां का रुपया होता है। तो केवल सपने दिखाना भाजपा का मूड है। और बहुत दुख होता है कि इनके कार्यकर्ता और जो चीजें प्रधानमंत्री जी के साथ साथ कहते, मुझे तब दुख होता है। मैं आपसे एक चीज जरूर कह सकता, मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत सम्मानित प्रधानमंत्री है, जो उन्होंने झारखंड में जाके, सॉरी छत्तीसगढ़ में जाके कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। कोई दूसरा व्यक्ति कहे तो सुनने में अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री इतना झूठ बोले तो अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों ने पढ़ा है, जो लोग समझते हैं, केवल और केवल सपने दिखाने से देश नहीं चलता है। केवल सपने दिखाने से इकोनॉमी मजबूत नहीं हो जाएगी। सपने दिखाने से युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाएगा। हाँ, आप जरूर है कि उन लोगों को अपनी नीतियां बताएं और उन नीतियों पे क्या काम करे, 10 साल में आप क्या क्या परफॉर्म किया है, उस परफॉर्म को बताएं। कि हमने बेरोजगारी दर कम की है, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, हमने इतने लोगों को, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। MBA BCA करो तो पकौड़ा तल दो तो उसको भी रोजगार मानेंगे। तो इसको कहा नहीं जा सकता सरकार का क्या योगदान उसमें। ये बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इन चीजों पर, अपने बयानों पे, जो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, 15 लाख वापस लाएंगे, देश में रुपया 30 रुपए के डॉलर बना के लाएंगे। जो उन्होंने तमाम दिए थे उसमें से एक सपना पूरा हुआ तो बता दीजिएगा। ठीक है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जवाब चाहूंगी। जैसा कि लखपत जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद किया क्या है, सरकार ने क्या किया है और युवाओं के लिए क्या किया है? 2 करोड़ रोजगार की बात की, दिखाए वो कितने पूरे हुए? जी, सपने ही दिखाती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। नवीन जी, देखिए स्नेहा जी, मैं लगभग जी की बात का 2-3 शब्दों में पहले जवाब दूं। पहले तो ये बोल रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया नहीं। कि देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2014 से पहले जहां विदेशी मुद्रा का भंडार $300 था, 300 अरब डॉलर, आज 600 अरब डॉलर को पार कर गया है। और जहां 2014 से पहले 11 करोड़ यहाँ पर पीएफ अकाउंट दिया, वो 35 करोड़ पहुंच गए। तो कहीं रोजगार मिला होगा तभी जाके इतना पीएफ अकाउंट खुले होंगे। अब जहां तक बात युवाओं की बात है, तो कल हम इस देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको विकसित भारत बनाने का, उसमें युवाओं की भागीदारी एक बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है। क्योंकि इस वक्त जो उनकी एज है 18 से 25 साल के जो युवा हैं, उस वक्त 50 साल के करीब होंगे या फिर 45 साल के आसपास होंगे। तो उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका विकसित भारत को बनाने में हो जाती है। डोटाला जी, आप रुक जाइए थोड़ा, पहले टर्म में चुप हो जाइए, उसके बाद फिर आएंगे, लड़ाई भी होगी, बहस कर लेंगे, बहस कर लेंगे, बहस कर लेंगे, बहस कर लेंगे। पहले टर्म में मैं चुप था, आप चुप रहिए। $300 से $600 हमने पहुंचाया। इस भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बनाई। कांग्रेस ने क्या किया, आप बताइए, क्या क्या कांग्रेस ने क्या क्या युवाओं के लिए खेल मंत्रालय तक नहीं बना पाया। खेल मंत्रालय भी हमारी सरकार ने बनाया 2000 में। खेल मंत्रालय भी हमारी सरकार ने बनाया था युवाओं के लिए। युवाओं के लिए पहले दीजिए, आपको किनारे लगा दिया जनता ने, क्या तो बता दीजिए, आपको जनता ने किनारे लगा दिया। इस देश की बर्बादी जो की आपने बताना पड़ेगा, बिल्कुल वो बताएंगे, एक एक करके बोलेंगे तभी समझ में आएगा। आपकी जो करामात है, कांग्रेस की करामात का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। लेकिन आप देश एक ऐसे हाथों में है, माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो ये चलेगा और भारत विकसित हो जाएगा। कांग्रेस इसको कुछ नहीं कर सकती है। बात यहाँ पर किसी की समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगी, नवीन जी, सवालों का जवाब नवीन जी, हमारे सवाल का जवाब न देने के बजाय सवाल की अकाउंटेबिलिटी है वो जवाब दे। मैंने इनसे 3 चीजें पूछी। आपने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, डीजल 30 रुपए आ जाए, पेट्रोल, उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, था किसानों को जवाब दे दिया। ठीक है, जवाब बिल्कुल हम उनको समय दे रहे हैं। लगभग मैं उनको समय दे रही हूँ। पेट्रोल 30 रुपए मिल रहा है। ठीक है, जवाब सुनिए उनका। 5वें नंबर पे हम GDP से ज्यादा पे कर्जा हो गया, तो इनके जवाब दीजिए। बिल्कुल, दिखाने नवीन जी, 2014 के वादों पे क्या किया आपने?
उन पे जवाब दीजिए। कांग्रेस को जी। कल्याणी से अच्छा आप उस पर जवाब दीजिएगा जो ठीक है। सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है अरे तो सुन लखपत तो जी, लीजिए। मैं यहाँ पे सुनने की हिम्मत निवेदन रखिए। करूंगी कि बीच में नहीं बोलिएगा, मैं सुनूंगा, मैं बीच जवाब में नहीं दीजिए, मैं बोलिएगा। सुनूंगा। लेकिन आप कांग्रेस में इधर उधर की बात कहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है। मैंने नवीन जी। 4 सवाल पूछे, 14 के 4 वादे याद दिलाए, उसमें जवाब दीजिए। ठीक है नवीन जी बोलिए। आज ये जनरल की सुधार के- माननीय किस प्रवक्ता राज्य में कांग्रेस आपको के 30 अपनी रुपया मिल रहा है? खींच निकाल रहे जो जनता ने इनके साथ कर दिया है। ये तो इंडी गठबंधन की गठरी बात के जो लड़ने वाले थे लोकसभा चुनाव में उसकी तो गठरी बच गई है। अब कहा करें, वो गठबंधन छिटक गया, बंगाल से लेके पंजाब तक पूरा इनका छिटका हुआ गठबंधन है। देश की जनता ने इनको किनारा कर दिया है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ लखनऊ कुटोला जी, पांचवी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं आती। पांचवी अर्थव्यवस्था के लिए कमाई होनी चाहिए। $300 से $600, 300 अरब डॉलर से $600 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं जाती। विदेशी मुद्रा भंडार 11 करोड़ से 35 करोड़ का अकाउंट लखपत जी खुल जाएगा। पहले उनको बोलने का मौका दीजिए, इसे बीच में नहीं। नवीन जी बात पूरी करिए आप। आप सुनने में नहीं सुन लीजिए आप। मैं फिर पूछ लूंगा निमंत्रण क्यों ठुकराया, आप फिर बिदक जाएंगे। मैं पूछूं आपसे निमंत्रण क्यों ठुकराया, मैं पूछूं आपसे निमंत्रण क्यों ठुकराया राम मंदिर का, अरे ये तो डिबेट का मुद्दा जवाब देंगे आप? ठीक है जवाब देंगे? नहीं नवीन जी, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, मैं यहाँ पर भारत के युवाओं की बात कर रहे थे, युवा वोटर्स की बात कर रहे थे। मैं या तो ये सुने जब इच्छा होगी आज ही या तो ये सुने या फिर मुझे बोलने दें। नहीं तो मैं जो लखपत जी सवाल बोलने का आपके मौका माध्यम दीजिए, से बिल्कुल पूछा, नवीन जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए, अरे नीचे आप बोलेंगे बीच में मत तो रुकिए। अरे निमंत्रण क्यों ठुकराया बताइए आप। हमारी इच्छा, आप होते कौन निमंत्रण देने वाले? मैं पूछा आप होते कौन है? फिर ये राम मंदिर का मुद्दा कैसे आ गया सामने? जवाब दीजिए, तो आप अभी- होते कौन है बोल भाई इफ्तार पार्टी में तो बिना निमंत्रण के चले जाते आपको हैं। ठेका दे रखा है। इफ्तार पार्टी होती है बिना निमंत्रण के चले जाते हैं। आपके पास और यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन था तो निमंत्रण ठुकरा दिया, बकायदा चिट्ठी जारी करके। चलिए ठीक है, ये कांग्रेस का निमंत्रण की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। नवीन जी मैं आपसे निवेदन करूंगी, यहाँ पर युवा वोटर्स की बात हो रही थी, बेरोजगारी की बात हो रही थी, तमाम सवाल खड़े हुए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। ये मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाह रहे इसलिए। संस्कृति पे नहीं चलते। लखपत जी मैं आपसे ये- निवेदन ये करूंगी, मुद्दे प्लीज पर बात नहीं करना दूसरे की चाह रहे, बात ये जो सुनिए, अपनी- मैं आपको मौका दूंगी पूरा बोलने का। लखपत जी, नवीन जी बोलिए। मैं सारी चीजें पूछ लूंगा कांग्रेस से। बात इधर उधर की करेंगे तो मैं बात कुटोला जी सारी चीजें पूछ ठीक है, लीजिए मैं कांग्रेस आपको से। मैंने मौका कहा दूंगी बोलने कि का, तब युवाओं आप के जवाब बारे में दीजिएगा लखपत भारतीय जी। जनता पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अगर कोई संवेदनशील है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन लोगों ने पिछले 60 साल में एक खेल मंत्रालय नहीं बना पाई है युवाओं के लिए हमारे। वो भी 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में खेल मंत्रालय बना था। एक 30 सेकंड सुन लीजिए, ठीक है ना। 4 महीने और अब जो मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि भारत युवा देश है, ठीक है नवीन हमारी जी, 65% नवीन जी आबादी की आप एवरेज इनको एज 30 35 सेकंड साल दे रहे हैं है। आप, उनके ये लिए पूरा प्रधानमंत्री बोलने का सोच रहे मौका नहीं दे रहे हैं, हैं, गलत देश की बात युवाओं के है। लिए सोच रहे हैं। आपको मैं मौका दूंगी बोलने का, आपको समय दूंगी, आप उनको भी बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ नवीन जी, प्रिया जी आपसे चुप 4 नहीं होंगे तो मैं महीने बोलूंगा कि राम मंदिर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। नवीन जी मैं मैं आपसे नहीं, आप निवेदन बच कर रही नहीं हूँ, सकते राम मंदिर के मुद्दे पर। मैं दोनों चीजों पे जवाब दूंगा। राम मंदिर पर आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ जाएगी अगर ज्यादा बोलेंगी तो। मैं बिल्कुल नहीं तो मुद्दे पे स्पष्ट सुनो। कर रहा हूं। मैं स्पष्ट करता हूँ। मैं पहले ये पूछ रहा हूँ कि करो स्पष्ट। चार शंकराचार्यों ने आने से मना करो कर दिया, स्पष्ट। तो क्या कहेंगे? राम मंदिर पर कांग्रेस की राय क्या है? देखिए नवीन जी और लखपत जी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ बार बार कि राम मंदिर और निमंत्रण को लेकर मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही पार्टी हूँ, हो तो बिना निमंत्रण के। बिल्कुल भी नहीं मैं बात करूंगी और राम निमंत्रण मंदिर को का लेकर। मैं तो जवाब पूछ रही हूँ, चिट्ठी जारी करके वो जवाब दीजिए। इन्हें ठेका दे रखा तुमको ठेका दे रखा है, ये बताएं। आपको पूछ के जाएंगे मंदिर शंकराचार्य। आज अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को आगे ले जाने की बात करें तो आपका कोई मुद्दा नहीं, आप डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा आप चुप ही नहीं हो रहे, मतलब बिना मतलब के। आपके टाइम में कोई बोला था? लखपत जी आप, मुद्दा ये मैं है आपसे कि- अरे निवेदन मुद्दा कर रही क्या हूँ, है? 2 मिनट शांत मुद्दा रहिए ना। आपको- नवीन जी आपको के ठिकाने सुनकर लगा फिर दिया आपके पास जनता ने। आती हूँ। आप ये डिरेल मुद्दा यह है कि कांग्रेस की गठरी बद की। मुद्दा यह है कांग्रेस कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव में कोई तैयारी आपसे हो नहीं पा रही है, खड़े होने की हिम्मत ठीक नहीं है, है। मैं आप दोनों को, मैं भी आऊंगी दिनेश निगम जी आपके पास। जी दिनेश निगम जी देखिए, यहाँ पर बात सामने ये निकल के आई कि जैसे युवाओं की बात हो रही है, अब आप देखिए कि मुद्दा ही भटक गया। हम बात कर रहे थे युवाओं की, युवा वोटर्स की, युवाओं के ऊपर जो बीत रही है, जो बेरोजगारी की बात हो रही है, ऊपर से बात ये कर रहे थे कि युवा का एक वोट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद कितनी स्थिति बदलती हुई नजर आई है युवाओं की? क्या पहले से 2014 से पहले की स्थिति और अब की स्थिति में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए क्या है कि 2014 से लेके अभी तक की जो स्थितियां हैं युवाओं की,
उसमें कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज में बढ़ोतरी नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा अगर स्नेहा जी मुझे बोले तो मैं 10 सेकंड इन दोनों माननीय प्रवक्ताओं के बारे में थोड़ा सा बोलूं। मेरे इन दोनों से अपील है कि देखिए क्या है कि आप लोगों के आपस में ये समय बर्बाद करके और डिबेट के मुद्दों से भटक के और इधर उधर से आरोप प्रत्यारोप लगा करके अगर आप लोग इसी तरह बहस करेंगे, जो दर्शक जो लोग देख रहे हैं वो बताइए आप दोनों के बारे में, दोनों दलों के बारे में क्या सोचेंगे कि मुद्दा कुछ और हो रहा है, बातें कुछ और हो रही, प्रश्न कुछ और हो रहे हैं और जाके कहां से कहां बात पटकी जाती। मेरे दोनों लोगों से निवेदन है, एक प्रश्न करे दूसरा उसका उत्तर दे, इस तरह करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आप लोगों के मतलब एक अच्छा प्रभाव, अच्छा मैसेज जाएगा जनता के बीच में, है ना। दूसरा ये युवाओं के बारे में जहाँ तक आपने कहा, देखिए 2014 से लेके 2024 आ गया है, कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज में युवाओं के उसमें कमी नहीं आई है, माने सुधार नहीं हुआ है। जो अपेक्षा युवा नई सरकार से और जिस उत्साह से 21% वोट दे करके नया युवा, जो नया मतदाता था युवा, उसी के दम पे 2014 में सरकार बनी थी जी। और उसने जिस तरह से एक तरफा माने खुल करके फील्ड में आकर के उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया, जिस तरह से प्रचार प्रसार या जो कुछ भी वोट किया, तो वो अपेक्षा जो करते थे वो 2019 तक उनको देखने को नहीं मिली। उसका कारण यही है, इसीलिए 2019 में जो युवाओं के अगर आप परसेंटेज देखें तो वो घटा। क्यों घटा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। माने उनकी अपेक्षाओं में कुछ कमियां रह गई, तो इसके कारण अब सवाल ये है कि 2024 में उनका निर्णय क्या होगा, इसका आंकलन किया होगा या करने जा रहे होंगे या कर लिया होगा, तभी उन युवाओं को फिर से याद आती है। राजनीतिक दलों में एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्या है, चुनाव के समय में ही ऐसे लोग याद आते हैं, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसे मुद्दे याद आते हैं, ऐसी बातें याद आती हैं जब उनको ये मालूम पड़ता है कि हमने ये वादा किया था और इस वादे से में अभी तक हम जो है आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो हम क्या जवाब देंगे अगर उसने एक प्रश्न कर लिया तो उस समय उनको याद आती है। फिर उसके लिए वो योजना बना करके नई योजना बनाएंगे, नई भूमिका बनाएंगे और उसको प्रभावित करने के लिए एक उसको दिशा भटका करके उसको मोड़ने की कोशिश की जाती है। तो ये क्या है कि देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और उस बेरोजगारी को दूर जब तक करने के लिए कोई नई प्लानिंग नहीं की जाएगी, नई टेक्नोलॉजी नहीं पैदा की जाएगी। आप देखिए कि अपने यहाँ देश में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बहुत सारी मैंने टेक्नोलॉजी है जिनसे युवाओं को जोड़ करके उनको रोजगार में जोड़ा जा सकता है। बस सवाल ये है कि थोड़ा योजना बनाई जाए, सरकार गंभीर हो, विपक्ष भी साथ दे। ऐसा नहीं कि विपक्ष एक तरफा बहिष्कार करके पार्लियामेंट से चल दे, तो ऐसा नहीं, दोनों के सहमत से ऐसी योजनाएं बने पार्लियामेंट के अंदर कि जिससे युवा के बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन जुटाए जा सके। उसमें विपक्ष भी अपना सुझाव दे, सरकार भी अपने पहल करे और कोई ऐसी नई भूमिका बनाई जाए, कोई ऐसा नया प्रारूप तैयार किया जाए, कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिससे युवाओं के में बढ़ती हुई जो ये चिंता है बेरोजगारी की और साथ साथ जो बढ़ती हुई ये आत्महत्या की घटनाओं की, इसमें रोक लग सके। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, योजनाओं की आवश्यकता है और अच्छी अच्छी योजनाएं बने और युवाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर युवाओं की परेशानियों के ऊपर पाबंदी लग जाएगी और युवा जो है वो संतुष्ट नजर आएंगे। ठीक है, लखपत जी बोलिए। देखिए, निगम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पक्ष विपक्ष को मिलकर के और योजनाएं तैयार करनी चाहिए। लेकिन निगम साहब, आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट की नहीं सुनते हो, जो अपने सांसदों की नहीं सुनते हो, पूरे विपक्ष को सदन के बाहर भेज दिया जाता है, वो कोई किसी की योजना सुनेंगे? प्रधानमंत्री जी की बात निराली है, हम बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ किरसाली साहब, 2-3 चीजें हैं। मैं इसलिए आपको टोक रहा था या मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था, उसके लिए सॉरी, लेकिन बात यह है कि जिन सवालों को मैंने पूछा था कि 2013-14 में 4.5% बेरोजगारी थी, वो आज 3 गुनी से ऊपर है, तो ऐसे में हम विश्वगुरु बनेंगे। हंडर इंडेक्स में जो आज हमारी स्थिति है वो 105 नंबर, क्या हम विश्वगुरु बनेंगे? देश पे जीडीपी से ज्यादा कर्जा होगा, हम क्या विश्वगुरु बनेंगे? ये मैं कह रहा हूँ 14 में आपने 3 में मोटे मोटे वादे कर रहा हूँ कि आपने कहा था डीजल पेट्रोल 30 से नीचे आएंगे। अगर मैं गलत कहे तो निगम साहब बता दीजिए। इन्होंने कहा था कि रुपया डॉलर के बकायदा हो जाएगा,
क्या ये वादा इन्होंने कहा किसानों के आमदनी दुगनी हो जाए? क्या ये वादा इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार पर या 2-2.5 करोड़ का था, वो हुआ पूरा? इस पे मैं कह रहा हूँ आप कांग्रेस को गले आ रहे, तो मैं इसे इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आप इन पे तो कहिए, आप सपने दिखाते हैं, आज सपने भाई उन सपनों को कितना फुलफिल किया उस पर तो बात कीजिए ना आप। ठीक है, बिल्कुल इसलिए मैं आपको बार बार कांग्रेस को गाली मत दो, आप सरकार की नीतियां बताए कि हमने ये किया है। और मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो भाजपा में जाते हैं, आज से 4 महीना 6 महीने पहले खुद की साली जी को भाजपा की योजनाएं ठीक नहीं लगती थी, प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं लगते थे, गलियाते थे हमारे साथ। आज आप भाजपा में जाके उन्हीं की तारीफ करने लगे 4 महीने बाद, तो ये भी निराला भाजपा का जादू है। ठीक है, जवाब लेते हैं लखपत जी, जवाब लेते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी प्लीज बीच में नहीं बोलेगा, हम पूरी बात नवीन जी की सुनेंगे। नवीन जी बोलिए। जी स्नेहा जी, मैं ये कह रहा था कि बातें तो इधर उधर की तब आती है जब कोई रास्ते से भटक जाता है। मैं आज की डिबेट की बात जो कह रहा हूँ, जो कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, मैं अगर 10 साल के काम को कम किया, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में गति और विस्तार माननीय मोदी जी ने की है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी है, वो अभूतपूर्व अपने आप में है। चाहे वो सड़क मार्ग पर आप कहें, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसके अलावा भी जो मुद्दे कांग्रेस ने तालों में बंद कर दिए थे, उन तालों को तोड़कर उन प्रश्नों को बाहर निकाला, उनका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे वो 370 थी, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे और भी अन्य मुद्दे हो, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाधान करके देश में स्थिरता लाई है। जो इस वक्त एकता है देश में, वो पहले कभी नहीं रही, ये हम कह सकते हैं इस बात को। और 60 साल के और 10 साल के अगर कंपेयर आप करते हैं, तो आप चाहेंगे कि इतने कम टाइम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक देश को दिशा दी है, वो अभूतपूर्व है। चाहे वो आज एक सवाल जवाब नहीं दे रहे, मुद्रा भंडार की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, और युवाओं के लिए खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फोकस है। और फिर बीच में बोल रहे, मोटाला जी, आप बात नहीं फिर आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। नहीं, आप गलत मर्यादा मत तोड़िए, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वैसे भी मैं पूछ रहा हूँ, या आप बोल लीजिए जवाब, आपको मिल नहीं रहा जवाब। साले साहब, आपको जवाब दे दिया मैंने ना, जवाब देना पड़ेगा। आपको सुनना नहीं आता, मैंने पूछा, सुनना नहीं आता। मैं सुन रहा हूँ, मर्यादित होगी आपको डिबेट में आते जनता का समय इस्तेमाल करने के लिए। मैं बात सुन रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप एक चीज का जवाब आपको डिबेट में कैसे बात करते हैं, एक चीज तो जवाब दीजिए आप। ठीक है नवीन जी, और लगभग समय एकदम समाप्त हो चुका है। माफी चाहूंगी, यहीं पर चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। चर्चा यहीं पर समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद लखपत जी, नवीन जी, दिनेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल वोटर्स डे के मौके पर युवाओं पर फोकस करते हुए फर्स्ट टाइम वोटर्स पर फोकस किया और वर्चुअली संबोधित करते हुए बहुत प्रेरित किया। कहा कि आपका एक वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस बार युवा किसकी तरफ मुड़ता हुआ नजर आता है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता है या फिर इस बार युवा किसी और को चुनता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।